ये क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या बनाने आना चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स को बेसिकली इन असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो आइटम है उसको फॉर्मेट पे फिल करना है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके सामने पिछले क्वेश्चन का एक फॉर्मेट मौजूद है और इस फॉर्मेट में क्या नजर आ रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम, सही है। कौन से आइटम्स, अगर हम यहाँ पे लिहाज से बात करते हैं, ओके स्टार्ट ले लेता हूँ डायरेक्टली। यस, तो यहाँ पर हम, यस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास होनी चाहिए। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इस क्वेश्चन में ये जो वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो, उसमें बाकायदा ये बताया गया था कि भाई अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे, अगर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट से गिवन करेंगे। और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में मैंने ये बात कही थी, जिन्होंने देखी है तो उन्हें आइडिया होगा कि भाई फिक्स असेट्स को बाय करते, अगर बाय करते हैं तो ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस चेंज होगा। ओपनिंग बैलेंस 60,000 था, एंडिंग बैलेंस 80,000 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 का कुछ ना कुछ परचेज वगैरह किया होगा और वो परचेज मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ तो अगेन स्ट्रक्चर वही है, और वो स्ट्रक्चर क्या है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग करनी होगी। उस वर्किंग के लिए मैं कहूँगा कि एक मॉडरेट या एवरेज क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट सबसे पहले अगर गिवन नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बना लें, रिटेन अर्निंग का अकाउंट, और ये आपको पहले से मालूम है कि ये ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पर एंडिंग बैलेंस आएगा। तो मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखें कि प्रॉफिट क्या डायरेक्टली गिवन है इनकम स्टेटमेंट में। जैसे कि पिछला सवाल आपको याद होगा, ये वाला एक सवाल करवाया था तो इसमें नेट इनकम डायरेक्टली गिवन थी, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चंस में आपको अगर नेट इनकम गिवन नहीं होगी, जैसे कि इस सवाल में नेट इनकम गिवन नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस अकाउंट को यूज करेंगे फॉर नेट इनकम। कैसे यूज करेंगे? अगर मैं इसका ओपनिंग बैलेंस देखता हूँ और इसका एंडिंग बैलेंस देखता हूँ, तो ओपनिंग बैलेंस कितना नजर आ रहा है सर? 18,450। और भाई ये क्रेडिट साइड पर ही है ना, इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। और एंडिंग कितना बैलेंस है सर? 25,050। तो इसका मतलब ये ओपनिंग हो गया, एंडिंग हो गया, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन लिख दें। अच्छा, फिर अगर प्रॉफिट डायरेक्टली निकालना है तो अब मैं प्रॉफिट डायरेक्टली करूंगा। सवाल में आपको ये चेक करना होगा कि किसी किस्म का डिविडेंड दिया है या नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन में हमने डिविडेंड भी दिया है। सर कितना डिविडेंड दिया है? सर डिविडेंड दिया है हमने 4,500। और FA1 में बेसिक एंट्री क्या बनाते थे डिविडेंड की? रिटेन अर्निंग डेबिट करते थे और डिविडेंड पेबल को क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये 29,550 होना चाहिए, तो ये भी 29,550 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैलेंस नजर आ रहा है, लेट मी चेंज मार्कर ताकि विजिबल रहे, यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट एज अ मिसिंग फिगर कैलकुलेट किया। सर कितना होगा? 11,100। मैं कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लूँ, 1 मिनट, ताकि गलती के चांसेस ना रहें कि बाय मिस्टेक आप अपने साथ अपने कैलकुलेटर में एज्यूम कर रहा हूँ कि रजिस्टर आपके पास मौजूद है और आप साथ साथ कैलकुलेटर से वेरीफाई करते जा रहे हैं। तो 29,550 माइनस करते 18,450, तो 11,100 इज व्हाट योर प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में जो मेरी रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला पार्ट, यानी स्टेट कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं बना रहा हूं कंपनी का, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दोनों लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेरी आइटम क्या है? इसमें सबसे पहले मेरी आइटम है सर नेट इनकम। और नेट इनकम नहीं थी, वर्किंग वन से रिटेन अर्निंग से कैलकुलेट की। कितनी कैलकुलेट की सर? 11,100। तो ये 11,000 कर दिया। फिर इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी होती थी, और वो एडजस्टमेंट क्या होती थी? नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम में अब आपको फॉर्मेट में याद होने चाहिए कि नॉन कैश आइटम में कौन कौन सी आइटम्स आ सकती है। तो नॉन कैश आइटम इस सवाल में नहीं थी, लेकिन हमने क्या हुआ था? डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होते हैं।
तो वो सारी आइटम्स हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। तो फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो इस फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पर इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करते हैं तो एक डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नजर आ रहा है, एक डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन के अलावा क्या कोई अमोर्टाइजेशन है? कोई अमोर्टाइजेशन वगैरह मौजूद नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या आ रहा होगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं, मैं फॉर्मेट वापस दिखा दूं, मैंने फॉर्मेट ओपन करके रखा हुआ था। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर वापस देख लेते हैं। यस, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट सेल करने पर होने वाला गेन या लॉस अगर होगा तो वो भी आएगा, वो अगले क्वेश्चन में मैं कराऊंगा, वो अभी इस क्वेश्चन में नहीं करवा रहा। इस क्वेश्चन में मैं आपको डेप्रिसिएशन के लिए लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि अगर डेप्रिसिएशन डायरेक्टली ना गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वही पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या थी भाई, हमने क्या किया था, यहाँ पे टी अकाउंट मशीन का, अलाउंस और डिडक्शन का बनाया था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कौन सा अकाउंट मौजूद है? इक्विपमेंट। तो यहाँ पर एक अकाउंट मेरा क्या आ जाएगा सर? इक्विपमेंट का आ जाएगा। और दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा सर? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट का बैलेंस देखते हैं तो सर ओपनिंग बैलेंस है 36,000 और ओपनिंग बैलेंस असेट है तो डेबिट में आएगा। और सर एंडिंग बैलेंस कितना है सर? 45,150। आई होप ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट पोस्ट करना आपने FA1 में इस तरीके से सीखा हुआ है, ये कर दिया। फिर इसी तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस इक्विपमेंट का देखते हैं तो ये माइनस हो रहा है, यानी क्रेडिट बैलेंस से एसेट साइड पे माइनस हो रहा है। तो ओपनिंग 7,200, सर एंडिंग कितना है? तो 9,150, ये एंडिंग आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है और अब तक मैंने नहीं बताई, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। वो क्या है? इस सवाल में देखें जुमला क्या लिखा है, फुल्ली डेप्रिसिएटेड इक्विपमेंट दैट कॉस्ट 15,000 वाज डिस्चार्ज इन रिलेटेड अकाउंट क्लोज। अच्छा, अगर आपने डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के नाम से अकाउंट डिस्पोजल पढ़ा हुआ है तो फिक्स एसेट यूज करके सिर्फ इंटिया ही नहीं बना रही होती, पुराना बेचते हैं, पुराना एक्सचेंज करते हैं और बिल्कुल जो स्क्रैप खत्म हो जाता है उसको डिस्कार्ड करते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिस्पोजल में, डिस्पोजल की बात कर रहा हूँ। तो ये डिस्पोजल के नाम से ये टॉपिक मुझे शायद सेपरेट वापस करवाना पड़ेगा IAS 16 वगैरह डेप्रिसिएशन के रेफरेंस से मिड टर्म के बाद। तो उस वक्त हम ये चीज वापस देखेंगे, लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं कि इसकी इंटी क्या बनेगी। तो आप की इंटी अगर बनाएंगे तो इसकी इंटी क्या बनेगी? अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें से जो 36,000 का इक्विपमेंट था, इसमें से 1200 का इक्विपमेंट आपने निकाल दिया, तो 1200 से इक्विपमेंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। और ये रीजन क्या होगा? डिस्पोजल होगा या डिस्कार्ड होगा। इसी तरीके से अब ये डेप्रिसिएशन या कॉस्ट पे ही नहीं खत्म हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये फुली डेप्रिसिएट है, यानी 1200 की चीज 1200 रुपए जितनी यूज भी हो गई है, तो ये भी क्या है? डिस्पोजल है। यानी मैं अगर वर्किंग फॉर में इस सेंटेंस की इंटी बनाना चाहूं तो क्या बनेगी? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 1200 से और इक्विपमेंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 1200 से। ये इंटी बनाने के बाद अगर मैं पोस्ट करता हूं तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन रिक्वायरमेंट पे। इक्विपमेंट ओपनिंग, यहाँ पे क्या होगा? परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? डेप्रिसिएशन, जैसे हमने वीक PQ5 और PQ4 की वीडियो में देखा। तो इसमें क्या हो रहा है? ये वर्किंग 1 थी, ये वर्किंग 2 हो गई और ये वर्किंग 3 हो गई। तो वर्किंग 2 के अंदर परचेजेस निकलेगा। सर कैसे निकलेगा? भाई डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। तो कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है सर? 1200 प्लस 45,150, तो ये आ गया 46,350। 46,350, तो इसका मतलब 46,350 यहाँ भी होना चाहिए। तो इस 46,350 यहाँ भी होना चाहिए, तो इसका मतलब मैं 46,350 में से ये 36,000 माइनस करता हूँ तो डेट मीन्स मैंने इक्विपमेंट कितने का बाय किया? 10,350 का ही इक्विपमेंट बाय किया ना। तो 10,350, यानी वर्किंग 2 में ये बात आ गई। यही बात डेप्रिसिएशन पे अप्लाई होगी। डेप्रिसिएशन के कैसे अप्लाई होगी भाई? क्रेडिट साइड 10,350, तो डेबिट साइड 10,350, तो क्रेडिट भी 10,350 होनी चाहिए। तो ये कितना होगा? 3,150 डेप्रिसिएशन होगा। तो ये आपके सामने वर्किंग 3 से क्या निकला सर? वर्किंग 3 से हमारे पास आ गया
क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। यानी अपेरेंटली लग रहा है कि 7,200 डेप्रिसिएशन था पिछले साल एक्यूमुलेटेड, और अब कितना हो गया 9,150। तो कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन 1200 की चीज निकालने के बाद एक्चुअल डेप्रिसिएशन 3,150 आया। तो फॉर्मेट में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में ऐड होता है। कितना डेप्रिसिएशन निकाला सर, 3,150, तो वो 3,150 कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपको फॉर्मेट याद होगा। इस फॉर्मेट में अमोर्टाइजेशन लेना था, लेकिन क्या सवाल में हमारे पास अमोर्टाइजेशन है? इस सवाल में ना अमोर्टाइजेशन है ना लॉसेस गेन नहीं है। अच्छा, मैं अगले सवाल में बताऊंगा। व्हाट इफ ये कहते कि यार ये 1,200 रुपए वाली चीज जो कि 12 फुल यूज कर ली है, लेकिन 200 रुपए में बेची, तो फायदा मिला नहीं मिला? और कहते भाई कबाड़ को खाली करने के लिए आपको जेब से पैसे देने पड़े कि भाई ये भी सामान भी ले जाओ और ये सफाई भी कर दो, तो वो भी तो उस पर लॉस हो रहा होगा। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो अगले सवाल में मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, ये जब आएगी तो जरूर यूज करेंगे। और ये कहाँ पर आएगी, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आएगी, तो जब आएगी तो यूज करेंगे। तो फॉर्मेट के बाद अगर हम जाते हैं, सॉरी फॉर्मेट के बाद, तो फॉर्मेट है हमारे पास डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कुछ नहीं है, सेल ऑफ नहीं है। अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश। सर वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश मैंने PQ4 में भी बताया, PQ5 में भी, अभी वीडियो में आपने देखा आधे घंटे पहले, कि भाई इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि खरीदी है। इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, क्योंकि कैश पे इफेक्ट इसका चेक करना है, इसका इफेक्ट कैश पे चेक करना है। तो इस सवाल में हमें अगली एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, और हमारी अगली एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश, वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश। तो इसमें वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश में हमारे पास क्या क्या आइटम है सर, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, और ये करंट लायबिलिटी है। तीन ही आइटम है, तो बड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना है सर, अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग है 14,250, कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 14,250 में से हम माइनस कर देते हैं 12,750, सब 1,500 से, 1,500 से अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, बढ़ा है कम हुआ है सर, कम हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितना, 1,500, तो ये 1,500 लिख दिया, और ये डिक्रीज को क्या करेंगे, प्लस। भाई अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब कलेक्शन की पैसे आए, पैसे आएंगे तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है ना, तो कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट आया। सब 49,800, एंडिंग कितनी हो गई सर, 48,750। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 49,800 में माइनस करूंगा 48,750, तो ये आ रहा है 1,050। सर 1,050 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 1,050 वाली फिगर, हाँ 1,050 वाली फिगर कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर। अच्छा, ये 1,050 ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर। क्या डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री, तो इसका मतलब पैसे आए होंगे, बेचा होगा, कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट। सर एक और चीज आ जाता है, ये दोनों हो गए, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस पर अकाउंट पेबल। सर अकाउंट पेबल ओपनिंग कितना था भाई, 29,100। तो इसको अकाउंट पेबल ओपनिंग को हम लेते हैं 29,100, इसको माइनस करेंगे 25,200, तो 3,900 आ रही है फिगर। तो ये 3,900 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस। अकाउंट पेबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओपनिंग क्या है, ज्यादा, एंडिंग क्या है, कम, तो अकाउंट पेबल डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन अकाउंट पेबल। सही, ये कितना फिगर था, 3,900। तो इसका मतलब 3,900 यहाँ पर आ गया, और अकाउंट पेबल डिक्रीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई क्यों माइनस करेंगे, लिखा हुआ है इस वजह से नहीं, लॉजिक ये मालूम होना चाहिए कि पैसे देंगे तो लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी, पैसे देंगे, पैसा गया, कैश पे नेगेटिव इफेक्ट। तो सिंपली, तो ये करने के बाद अब अगर मैं इसको सम अप करूं, तो ये आ गया 3,150 नॉन कैश आइटम, एक ही आइटम थी, मैं डायरेक्ट बाय लिख सकता था, लेकिन इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, टोटल देख लेते हैं। भाई 1,500 जमा 1,050 माइनस 3,900, तो 1,350 आ रहा है, तो ये 1,350 माइनस में आ रहा है, तो माइनस में कर दिया। सर और भी बाकी है, इसमें प्लस करेंगे 3,150, इसमें प्लस करेंगे हम 11,100, तो ये आ रहा है सर 12,900 आ रहा है। तो ये 12,900, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 12,900। खैर बेख्याली में मैं प्लस माइनस की गलती कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैं बहुत दफा सॉल्व करवा चुका हूँ,
लेकिन हर दफा सम टाइम कैश फ्लो में इश्यू होते हैं, प्लस माइनस की कोई गलती आइटम भूल जाते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये हमारी एक आइटम हो गई 12,900। अब अगली हेडिंग पर जाते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या थी सर? अगली हेडिंग हमारी थी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है सर? फॉर्मेट में देख लें, याद भूल जाते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बाय फिक्स एसेट बेचा, फिक्स एसेट खरीदा, पैसा आया या गया फिक्स एसेट की वजह से। तो फिक्स एसेट के अकाउंट को देखते हैं। सर ये एक ही फिक्स एसेट है, इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट कितना था सर? 36,000। हो कितना गया? बढ़ गया कुछ 9,000 से बढ़ा? नहीं नहीं सर, 9,000 से नहीं बढ़ा। हमने बीच में 1200 की रकम निकाली भी थी, तो 9,000 समथिंग के बजाय, डिफरेंस लेने के बजाय, डिस्पोजल के इफेक्ट के बाद हम ये कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? वर्किंग टू हमारे पास मौजूद है। ये क्या कहती है कि हमने इक्विपमेंट परचेज कितने के किए हैं? तो सिंपली क्या करना है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट हम करेंगे। कितने करेंगे सर? कितने का खरीदा है सर? 10,350 का। एक ही आइटम है तो माइनस कर दिया। इसमें अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे सेल करते और पैसे मिलते, ठीक है, जैसे कि अगले सवालात आएंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा, तो फिर वो सेल ऑफ फिक्स एसेट के तौर पे भी आ जाता। तो परचेज एक ही आइटम थी, माइनस था, डायरेक्ट लिख दिया। सर तीसरी हेडिंग की तरफ आते हैं, बस क्वेश्चन एंड होने वाला है, छोटा ही है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नॉर्मली अकाउंटिंग के सवाल 15, 20, 25 मिनट लगते हैं, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, सो इसमें अगर हम आते हैं तो सर ये क्या होता था? इसके अंदर हमें याद ही नहीं है भाई, आपको पहले भी बताया है। पेमेंट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन या शेयर कैपिटल और डिविडेंड, ये वाली बात आ रही होगी। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ पेड का एक इश्यू है, वो प्रोफेशनली जब हार्ड सवाल करेंगे तो उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सो इस पे अगर हम आते हैं तो क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसमें हमें क्या देखना है? ये देखना है कि मॉर्गेज पेएबल, मॉर्गेज पेएबल की अगर मैं बात करता हूँ, तो मॉर्गेज पेएबल फिक्स लाइबिलिटी के लिए नाम है, कुछ गिरवी रखा है सिक्योरिटी के तौर पे, कुछ फिक्स एसेट के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वगैरह रखवा है, और फिर लोन लिया। तो वो कितना था सर? 15,000। कितना हो गया? 9,000। बढ़ गया, कम हुआ? सर लाइबिलिटी कम हुई है। लाइबिलिटी कम होगी तो पैसे दिए होंगे, पैसे लिए होंगे? सर पैसे दिए होंगे। कितने दिए होंगे सर? जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 6,000। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? पेमेंट ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज पेमेंट है तभी कम हो रहा है ना। कितना है सर? ये है, अभी निकाला था 15 और 9, 6,000। तो ये 6,000 माइनस में आ गया। ठीक है, और माइनस करेंगे। अच्छा, अगर बढ़ रहा होता तो क्या करते भाई? प्लस कर देते, और फिर क्या करते? बोरोइंग। अच्छा, मॉर्गेज के बाद कॉमन स्टॉक्स। अच्छा ये देखते हैं, ये ओपनिंग कितना था सर? 3750। एंडिंग कितना हो गया? तो एड पार भी है और एड प्रीमियम भी है। अगर मैं इसको थ्योरी समझाने के लिए बात करूं इस एंट्री की, शेयर इशू की, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा भाई? पैसे आए होंगे। कितने आए होंगे छोड़ दे। लेकिन अगर मैं इसको एंट्री पे देखूं, 37,500, 45,000, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा कितने से? 7,500। ऐसा ही है, तभी 45 बचा। और प्रीमियम ऑन शेयर कैपिटल आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा सर? 3,750। तो इसका मतलब बिजनेस के पास 11,250 की रकम आ रही है। तो यही कैश फ्लो में आपने दिखाना है। किस नाम से दिखाना है? ओके, ये तो यहाँ पे फिक्स हो गया। चलें, ये होना नहीं चाहिए था फिक्स, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आ जाएगा। चलें, प्लस, हाँ हट गया था, वो हैंग हो रहा था। वाह, 11,250 की फिगर थी, प्रीमियम यहाँ पे आ गया 3,750। कोई कंप्यूटर ग्लिच था, ये वापस इधर आ रहा है। चले, हम यहाँ पे कंप्यूटर हैंग हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो इशुएंस ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैसे इशू किए सर? ये जो शेयर इशू किए हैं, 8 पार पर कितने इशू किए? 7,500। और 8 प्रीमियम पर इशू किए, प्रीमियम पर 3,750। यानी आप टोटल भी लिखते तो एक्सेप्टेबल था, दोनों की वजह से पैसे आए। अच्छा, फिर आखिरी एक चीज बाकी है, क्या बाकी है सर? डिविडेंड। डिविडेंड दिया है ना, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन कितनी मौजूद है सर? 4,500। तो 4,500 माइनस में। तो अब कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं सर, ले लेते हैं। हाँ सर, ये कितने हैं सर? 7,500 आए शेयर प्रीमियम पार की वजह से, 3,750 प्रीमियम की वजह से आए, 11,250 हुए इसमें लोन चुकाया मॉर्गेज का,
और 4,500 हमने क्या डिविडेंड दिया, तो कितने बचे? 750 बचे। तो ये 750 बेसिकली क्या कहलाएगा? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां तक तो ठीक है। तो अब इन तीनों को जमा करना है। किन तीनों को जमा करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं वापस कर लूं, हाईलाइटर ले लूं तो बेहतर है भाई। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन तीनों को जमा करते हैं तो क्या फिगर आ रही है सर? 12,900 माइनस 10,350 प्लस 750, तो 3,300 वाली फिगर आ गई। तो ये 3,300 वाली फिगर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मुझे डर लग रहा है, अच्छा मैं पेन पे नहीं आया था, हाँ। 3,300, तो ये क्या है? कैश इंक्रीज हुआ है, प्लस है तो इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड। इस पीरियड में कैश इतना हुआ। आप सवाल पे आते हैं कि सही है गलत है, अभी मालूम पड़ जाएगा भाई। कैश का ओपनिंग कितना है सर? कैश ओपनिंग है 7,200, ऐसा ही था ना? यस सर। तो कितना इसका मतलब इसमें जमा करते तो 10,500 आना चाहिए, और आ भी रहा है। ये कैश ओपनिंग लिखा तो कैश एंडिंग आपके पास आ गया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यानी मैंने क्या किया, आप ये 3 अकाउंट बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और फिर आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए और आइटम्स देख करके पहचाननी है कि कौन सी आइटम क्या है। एक और चीज जो डेरिवेशन लास्ट क्लास में मैथमेटिकल डिस्कस की थी, हर आइटम का इफेक्ट आपको दिखाना है, और आप हर आइटम का इफेक्ट दिखा रहे हैं। ये प्रॉफिट पे गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में गया, वर्किंग कैपिटल में गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ये नॉन कैश आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में गया, वर्किंग कैपिटल तो ऑटोमेटिकली इसका डिफरेंस आ गया अगर ये टैली होगा तो हर आइटम को क्लासिफाई करने आना चाहिए ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इसके तौर पे। तो आई थिंक ये आज इस क्वेश्चन के लिए ये सॉल्यूशन हो गया। 9 पर जाने से पहले